हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो हमने नया चैप्टर शुरू किया था जो कि मार्केट सिस्टम के हवाले से था और प्राइस इंस्टेबिलिटी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन उसका नाम है। तो उसमें जो आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन ये था कि कॉजेज़ ऑफ प्राइस इंस्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1, causes of price instability in markets for primary goods। तो हमने ये देखना था कि जो प्राइमरी गुड्स की मार्केट होती हैं उन मार्केट में प्राइस इंस्टेबिलिटी क्यों होती है, ठीक है ना जी। और प्राइमरी मार्केट क्या होती है वो मैंने कल समझाया था कि प्राइमरी मार्केट जो है वो एग्रीकल्चर मार्केट को कहते हैं, या जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे रिलेटेड कहते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि इनकी जो डिमांड और सप्लाई है वो लेस इलास्टिक होती है। ये आपके सामने डिमांड भी लेस इलास्टिक शो हो रही है और सप्लाई भी लेस इलास्टिक शो हो रही है, ठीक है ना जी। तो डिमांड एंड सप्लाई लेस इलास्टिक होती है या इन इलास्टिक होती है। फिर बताया था कि प्राइमरी गुड्स किसे कहते हैं। तो प्राइमरी गुड्स जो हैं वो बेसिक वो गुड्स होती हैं जिन पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हुआ होता, तो नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो उनकी एग्जांपल्स मैंने बताई थी कि बेसिक फूड स्टफ्स हैं, रॉ मटेरियल है, मिनरल्स हैं, मेटल्स वगैरह हैं। और आपको बताया था कि जो प्राइमरी मार्केट होते हैं उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक को हम साइक्लिक वेरिएशंस कहते हैं और दूसरे को फार्मर्स इनकम पैराडॉक्स कहते हैं। तो साइक्लिक का मतलब भी कल बताया था कि रिकरेंट, जो बार बार होती हैं। और साइक्लिकल जो वेरिएशंस हैं उसमें दो चीज़ें थी, एक हॉग साइकिल और दूसरा जो है वो कॉबवेब मॉडल। हॉग साइकिल और कॉबवेब मॉडल, ये दो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, ठीक है ना जी। तो आज हम लोगों ने साइक्लिक वेरिएशंस को पहले डिस्कस करना है, फिर हम फार्मर इनकम पैराडॉक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम साइक्लिक वेरिएशंस पे आते हैं, ठीक है ना जी। तो उसमें जो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। नंबर 1 इज़ हॉग साइकिल। इसको हॉग साइकिल भी बोलते हैं और इसको और भी नाम देते हैं, जैसे पॉर्क साइकिल या पिग साइकिल, या इसको कहते हैं कैटल साइकिल, ठीक है ना जी। ये सारे नाम इसको दिए जा सकते हैं। और हॉग जो है वो पिग को कहते हैं। पिग आप लोग जानते हैं सूर को कहते हैं। तो इस हॉग का मतलब पिग है, यानी, और पिग आपको पता है कि एक जानवर है। तो इसलिए हॉग साइकिल जो है इसका ताल्लुक किससे है, लाइव स्टॉक मार्केट से है। लाइव स्टॉक
I'm sorry, livestock ओके। तो लाइवस्टॉक सॉरी लाइवस्टॉक मार्केट से इसका ताल्लुक है। तो अब ये है कि ये जो हॉक साइकिल की थ्योरी है, इसके अंदर हम साइक्लिक वेरिएशंस इन सप्लाई जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बात जहन में रखें कि जब भी आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि साइक्लिक वेरिएशंस जो हैं इन सप्लाई क्यों है, साइक्लिक वेरिएशंस इन सप्लाई क्यों है, तो उसकी एक रीज़न आपको ये समझ में आती है कि एक तो ये है प्राइमरी गुड्स या प्राइमरी मार्केट है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो डिसीजन है, डिसीजन टू प्रोड्यूस इज नॉट इक्वल टू डिलीवरी टू मार्केट। डिलीवरी टू जी सर, अब ठीक है। जी ठीक है। अब अब ठीक है आप सर, अब ठीक। जी जी। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये मैं आपको बता रहा था कि हॉक साइकिल जो है उसका ताल्लुक लाइव स्टॉक मार्केट से है, और हॉक का मतलब पिग है। पिग आपको पता है कि क्या होता है। और उसके बाद फिर असल क्वेश्चन ये है कि साइक्लिक वेरिएशन इन सप्लाई क्यों आती है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो डिसीजन टू प्रोड्यूस है और डिलीवरी टू मार्केट है वो सेम टाइम पीरियड में नहीं होती है। ये सेम टाइम पीरियड में नहीं होती है क्योंकि इसका ताल्लुक एग्रीकल्चर मार्केट से है या लाइफ स्टॉक मार्केट से है। और जब भी आप एग्रीकल्चर मार्केट में जाते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था प्राइमरी गुड्स का ताल्लुक जो है वो किससे होता है भला, प्राइमरी मार्केट से होता है या एग्रीकल्चर मार्केट से होता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर जो डिसीजन टू प्रोड्यूस है और डिलीवरी टू मार्केट है एक ही टाइम पीरियड में से। जैसे फॉर एग्जांपल आप आलू जो है वो चाहते हैं कि मार्केट आलू की डिमांड है, तो आलू उसी टाइम प्रोड्यूस नहीं होंगे और उसी टाइम मार्केट में नहीं आ सकते। उसके लिए एक एक साइकिल है, वो साइकिल पूरा होगा
और उसके बाद वो प्रोड्यूस होंगे और फिर मार्केट में आएंगे। इस तरह टमाटर है, तो आप कहें जी टमाटर चाहिए फौरी तौर पे, तो वो फौरी तौर पर आपको नहीं मिल सकते। एक साइकिल है उसका, और वो साइकिल कंप्लीट होगा, टमाटर उगाए जाएंगे, फिर उस पर टाइम जितना वो लगता है उसको उगाने पर, फिर वो मार्केट में आएंगे। तो ये नहीं है कि जब आपने डिसीजन किया कि हम इसको प्रोड्यूस करेंगे उसी वक्त ही आप उसको मार्केट में लें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता है जब आप मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, जैसे आप पंखा चाहते हैं या आप जो है वो कोई बॉल पॉइंट चाहते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल आज आपने कहा जी हम इसको चाहते हैं मार्केट में, तो आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप मार्केट में उसकी डिलीवरी ले लेते हैं, या मैक्सिमम हफ्ते तक उसकी डिलीवरी ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई एक साइकिल कंप्लीट करना पड़ता है आपको। तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के अंदर डिसीजन टू प्रोड्यूस और डिलीवरी टू मार्केट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जितना ज़्यादा आपको प्राइमरी गुड्स के अंदर नज़र आता है कि वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक हो गया ना। तो ये एक मेन रीज़न आ गई कि साइक्लिक वेरिएशन जो हैं वो सप्लाई में आने की एक वजह यह है कि इसका ताल्लुक किससे है, इसका ताल्लुक प्राइमरी गुड्स से है या एन एक्चुअल ये प्राइमरी मार्केट से है। तो प्राइमरी मार्केट को हम या तो एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं या लाइव स्टॉक मार्केट कहते हैं। ठीक है ना जी। तो ये क्लियर होगी बात आपको। अब हॉग साइकिल पढ़ते हैं कि हॉग साइकिल होता क्या है। तो हॉग साइकिल के हवाले से एक ग्राफ है, वो पहले हम समझ लेते हैं। तो हॉग साइकिल का ग्राफ पहले समझते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल ये मैंने लाइन लगाई, आई एम सॉरी, ये वर्क नहीं कर रहा आज। ओके, तो दोबारा बना लेते हैं। ये वर्क नहीं कर रहा, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं हॉग साइकिल का। ये एक लाइन मैंने लगाई है, और इस लाइन पे दो चीज़ें हमने प्लॉट की हैं। पहला है ब्रेक इवन प्राइस, और इधर हमने लिखी है हॉग पॉपुलेशन, हॉग पॉपुलेशन। ठीक हो गया जी। तो ये आपके सामने ब्रेक इवन कहते हैं जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस होती है। तो ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस प्राइस जो है वो ब्रेक इवन प्राइस। ठीक है जी। अब इसमें ये है कि
जो हॉक साइकिल है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको कंप्लीट होने में पूरे साइकिल को तकरीबन 4 साल का अरसा लगता है। 4 साल। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इसमें है वो ये है कि रिप्रोडक्टिव जो बायोलॉजी है पिग्स की या हॉग्स की, वो ये है कि वो 10 माह के अंदर एक जानवर जो है वो पैदा होके बड़ा हो जाता है और मार्केट में आउटपुट के लिए या गोश्त के लिए वो तैयार होता है डिलीवरी देने के लिए। तो 10 माह, जैसे एक इंसानी बच्चा 9 माह के अंदर तैयार हो जाता है, इस तरह से पिग का जो बच्चा है ना वो पैदा होके 10 10 महीने लगते हैं उसको। तो ये है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो फर्ज करें कि प्राइस जो है अपना ये मार्केट मार्केट में फर्ज करते हैं कि प्राइस जो है इसकी बढ़ना शुरू होती है। ये मैं एरो से बता रहा हूँ और ये प्राइस है। तो हम यहाँ पे रेड लाइन जो है वो प्राइस के लिए शो करेंगे और ग्रीन ले लेते हैं, और जो ग्रीन लाइन होगी वो हम ले लेंगे आउटपुट के लिए। ठीक है जी। तो नॉर्मली आपने सप्लाई कर्व पढ़ा था, सप्लाई कर्व में ये था कि जब भी प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, ऐसे ही है ना। सप्लाई सप्लाई में ये कहा था ना कि प्राइसेस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है और प्राइसेस के कम होने से सप्लाई कम हो जाती है। ये लॉ ऑफ सप्लाई आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब पिग की प्राइस में इजाफा होगा तो वो पिग की प्राइस में इजाफा होने से जो पिग को प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं या जो जो जहाँ जो फार्मर्स हैं जो पिग को पालते हैं वो इसकी सप्लाई कम कर देंगे। क्यों भला? क्यों क्यों सप्लाई को कम करेंगे? ये सप्लाई का मैं बना रहा हूँ और ये नीचे की तरफ जा रहा है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि इधर ये फॉर एग्जांपल बी पॉइंट है और ये फॉर एग्जांपल जो है वो ए पॉइंट है। तो यहाँ पे आपके सामने है कि प्राइस जो है वो बढ़ रही है लेकिन जो आउटपुट है वो कम हो रही है। ये इस बात के उलट है, लॉ ऑफ सप्लाई के। लेकिन एक्चुअली हुआ ये है कि चूंकि अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो प्राइस के ज़्यादा होने से सेलर ये चाहेगा कि सप्लाई बढ़ाए। तो सप्लाई बढ़ाने के लिए उसको पहले उसको सप्लाई कम करनी पड़ेगी। क्यों भला? क्योंकि ये जानवर है ना, तो जानवर जो है वो जानवर से ही पैदा होता है। तो इसलिए अगर वो सारे जानवर मार्केट में बेच देंगे तो नए नए पिग्स पैदा कैसे होंगे? क्योंकि क्योंकि जानवर से ही जानवर पैदा होना है। जैसे इंसान से इंसान पैदा होता है, तो जानवर से ही जानवर पैदा होता है। तो उसको प्राइस, जब उसे पता चलता है कि मार्केट में कीमत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है तो वो मार्केट में सप्लाई बढ़ाने के लिए सप्लाई कम कर देता है। क्योंकि सप्लाई कम करेगा, उस सप्लाई मार्केट में नहीं बेचेगा तो उसी उसी पिग से मज़ीद पिग पैदा करेगा और फिर सप्लाई बढ़ाएगा। यानी सप्लाई कम करके पहले प्रोड्यूस करेगा, उनसे मज़ीद जानवर प्रोड्यूस होंगे और मज़ीद जानवर प्रोड्यूस करके फिर वो दोबारा सप्लाई बढ़ाएगा। तो एक्चुअली ये सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी फिर, जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। क्योंकि ये कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट नहीं है कि वो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगी फौरी तौर पे। उसके लिए उन्हें पहले उसकी सप्लाई रोकनी पड़ेगी, उन्हीं जानवरों से मज़ीद जानवर पैदा करने पड़ेंगे और फिर सप्लाई बढ़ेगी। इसलिए प्राइसेस के बढ़ने से आउटपुट कम होना शुरू हो गई है। ठीक है ना जी। और ये एक टाइम पीरियड जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको हम T1 कहते हैं। T1 टाइम पीरियड तक ये ऐसा होगा। फिर क्या होगा?
फिर ये होगा कि एक्चुअली फिर वो एक टाइम पीरियड गुजर जाएगा, ये जो मैंने 10 माह गए थे आपको, 10 मंथ्स या एक साल कह लीजिए, तो 10 मंथ या एक साल में वो चीज़, वो आउटपुट जो है उसकी पहले कम होगी और वो फिर ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आउटपुट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये है, समझ रहे हैं? तो ये इस टाइम पीरियड तक जो है वो आउटपुट कम होती रहेगी, लेकिन फिर आउटपुट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी आपके सामने है कि ये जो पॉइंट है सी, यानी इस पॉइंट के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगी आउटपुट। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था कि पहले आउटपुट कम होगी और आउटपुट कम करके फिर आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाएगी, जैसे ये आउटपुट बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि कम करके पहले जानवर मज़ीद पैदा करेंगे और फिर उनको मार्केट में लाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जब ये प्राइस इसकी बढ़ती जा रही है और जब जब ये T1 टाइम पीरियड गुजर जाएगा, तो सप्लाई, जब इनकी आउटपुट मार्केट में ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी तो सप्लाई ज़्यादा होएगी। तो जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो आप जानते हैं किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़े तो उसकी कीमत पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसकी कीमत जो है वो फॉल करना शुरू हो जाती है। तो इसकी भी कीमत फॉल करना शुरू हो जाएगी। देख रहे हैं, ये प्राइस फॉल करना शुरू होगी। तो ये यानी इस पॉइंट तक ये कहानी चली। और उसके बाद यानी जब 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 आउटपुट में इजाफा हुआ, जब आउटपुट में इजाफा हो रहा है, ये आपके सामने है, सी पॉइंट से अपवर्ड देखिए, और तो प्राइस में क्या आनी शुरू होगी, कमी आना शुरू होगी। तो ये प्राइस फॉल करना शुरू हो गई है। ठीक है जी, प्राइस फॉल करना शुरू हो गई। लेकिन मसला ये है कि प्राइस गिरते गिरते देखें आपके सामने ब्रेक इवन पे आ गई है। ये ब्रेक इवन प्राइस है, यानी यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस है। और अगर इससे नीचे कीमत गई, जैसे ये कीमत नीचे चली गई, अगर ऐसे कीमत नीचे चली गई तो ये तो ब्रेक इवन से भी नीचे चली जाएगी, यानी लॉस होना शुरू हो जाएगा। कीमत इतनी कम हो जाएगी कि ब्रेक इवन से भी नीचे चली जाएगी। और ये देखें कीमत नीचे जा रही है। उसकी वजह ये है कि जब आप सप्लाई बढ़ाते हैं, आउटपुट बढ़ाते हैं, तो फिर वो बढ़ती चली जाती है। ये आउटपुट बढ़ती चली जा रही है, आउटपुट बढ़ती चली जा रही है। ठीक है ना जी। और इधर से क्या हो रहा है, कीमत गिरती चली जा रही है, ये कीमत गिरती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ना चाहते हुए भी सप्लाई अब कम नहीं कर सकते, क्योंकि जानवर ज़्यादा पैदा हो चुके हैं और वो अब मार्केट में आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। और जबकि एक हद तक वो, लेकिन वो सप्लाई बढ़ेगी जैसे यहाँ पे बढ़ती रही। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आप आउटपुट को चाहें भी तो कम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जानवर आपने ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिए थे और आप ई पॉइंट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और इधर से आप किस तरफ चलते जाएंगे, इधर से आप एफ पॉइंट की तरफ जाएंगे। और इधर आपके सामने प्राइस क्या कर रही है, प्राइस फॉल करती जा रही है, क्योंकि जब भी आउटपुट ज़्यादा होती है प्राइस कम हो जाती है। आप जनरल रूल है ये कि किसी भी चीज़ की सप्लाई जब ज़्यादा आ जाएगी तो उसकी कीमत गिर जाती है। लेकिन ये एक टाइम पीरियड तक होगा और ऑटोमेटिकली ये चीज़ रियलाइज़ करेगा किसान भी कि मेरी चीज़ की कीमत कम हो रही है, लेकिन वो मजबूर है, वो ज़्यादा जानवर पैदा कर चुका है। अब वो जानवर ज़्यादा आ चुके हैं, तो एक जब वो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे। ये टाइम पीरियड 2 था, ये टाइम पीरियड 3 था। तो उसके बाद फिर ये सप्लाई कम करना शुरू कर देंगे। सप्लाई जब कम होती चली जाएगी, तो किसी भी चीज़ की जब सप्लाई कम होती है, यानी आउटपुट जो है वो कम होती है, ये आपके सामने ये आपके सामने जो है आउटपुट कम हो रही है। तो किसी भी चीज़ की जब आउटपुट कम होती है तो उसकी कीमत पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो ये आपके सामने प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये इस तरीके से ये एक साइकिल कंप्लीट होता है।
T4। तो ये 4 साल का अरसे में एक साइकिल कंप्लीट होता है। इसको हॉग साइकिल कहते हैं। आपके सामने है ये सारी चीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके आपको समझ आ रही होगी, ये टाइम पीरियड T0 है, ये T1 है, ये T2, ये T3, ये T4। तो इसमें आप देखें कि जब आप पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो एक्चुअली आप किधर चले जाते हैं? आप टाइम पीरियड T0 से T1 की तरफ चले जाते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि कीमत बढ़ती है, और कीमत के बढ़ने से आप सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं। कीमत के बढ़ने से आप सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, ये ज़हन में रखें। लेकिन सप्लाई बढ़ाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? जानवर की आउटपुट जो है या सप्लाई जो है, फिलहाल क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। आप उसकी आउटपुट में कमी कर देते हैं ताकि क्या हो, उससे मज़ीद जानवर प्रोड्यूस हो सके। ठीक है ना जी? यानी मार्केट में उसकी सप्लाई कम कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इससे ये होता है कि सप्लाई टू मार्केट क्या हो जाती है? सप्लाई टू मार्केट वो कम हो जाती है। जब भी सप्लाई टू मार्केट कम होती है तो फिर कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है जी। और आप जब पॉइंट सी से बी की तरफ मूव करते हैं तो ये टाइम पीरियड होता है T1 से लेके T2 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तक। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपके सामने है कि आउटपुट जो है आ जाती है मार्केट में, सप्लाई बढ़ती है। जब आउटपुट ज़्यादा होगी तो कीमत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कीमत कम हो जाती है। तो यही सिलसिला चलता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रीन लाइन है वो आउटपुट की लाइन है, और जो रेड लाइन मैंने शो की है वो प्राइस के लिए शो की है। इसको समझना है आप लोगों ने, ये वाला की जो है। ठीक है। तो ये है जी हॉग साइकिल। ये आप ज़रूरी नहीं है कि इसको आप सिर्फ हॉग पर ही अप्लाई करें। आप इसको किसी भी प्राइमरी गुड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी गुड मैंने आपको 2-3 दफ़ा समझाया कि वो बेसिक फूड स्टफ़ हैं, रॉ मटेरियल हैं, मिनरल्स, मेटल्स वगैरह हो सकते हैं। तो इसका ताल्लुक जो है वो किससे है? एग्रीकल्चर मार्केट से है। और एग्रीकल्चर मार्केट में किस से हो सकता है? एग्रीकल्चर एक बड़ी वाइडर टर्म है। एग्रीकल्चर के अंदर लाइफ स्टॉक भी आ जाता है। ठीक है ना जी? तो इसलिए ये जो आपने अभी सवाल पढ़ा है, इसका ताल्लुक किससे है भला? इसका ताल्लुक लाइफ स्टॉक से है। लाइफ स्टॉक मार्केट, एनिमल मार्केट जो होती है। ठीक है? लाइफ स्टॉक मार्केट या एनिमल मार्केट। इन्होंने अपनी ज़ुबान, अपनी माशरे के मुताबिक, जो कि यूके की बुक है ये, इन्होंने पिग की एग्जांपल दी, क्योंकि गोरे जो हैं वो पिग खाते हैं, यानी सूर खाते हैं। हम लोग इसको गोट पे अप्लाई कर सकते हैं, बकरा या बकरे के ऊपर। तो बकरा बकरी में भी ऐसे ही होता है कि आप फौरी तौर पर अगर बकरों की कीमत में इजाफा हो जाए तो बकरे वाले क्या करते हैं? वो मार्केट में देना बंद कर देते हैं और उसको ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर ताकि उसके आउटपुट में इजाफा कर सकें। ठीक है ना जी? और फिर वो आउटपुट में जब इजाफा करते हैं तो कीमत गिरना शुरू हो जाती है, और फिर आउटपुट में जितना इजाफा होता है वो फौरी तौर पर रोका भी नहीं जा सकता। इसलिए ये देखें, इसके बाद ये T2 के बाद भी आउटपुट बढ़ती चली जा रही है आपके सामने। T2 के बाद भी आउटपुट बढ़ती चली जा रही है आपके सामने। ठीक है जी? अच्छा जी। अब जो है वो नेक्स्ट एक चीज़ और, मैं ज़रा इसको बंद कर दूँ। हाँ जी। तो स्क्रीन शेयर हो रही। अच्छा, अब जो है वो ये है कि ये मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं। एक, यानी ये जो साइक्लिक वेरिएशंस हैं, साइक्लिक का मतलब रिकरंट है, क्योंकि रिकरंट का मतलब ये आपके सामने है कि इसमें
ये देखें पहले अप हो रही है फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, यानी एक साइकिल बनता चला जा रहा है। तो ये साइकिल नहीं जैसे चलाते पैडल होते हैं ऊपर नीचे, तो ये इसी तरीके से जा रहा है, इसलिए इसको साइक्लिक वेरिएशंस कहते हैं। और ये हॉक साइकिल में हमने इसको पढ़ लिया। अब साइक्लिक वेरिएशन के अंदर यानी साइक्लिक कहते हैं रिकरेंट, यानी अप डाउन अप डाउन। तो कॉबवेब पढ़ते हैं, ये दो क्वेश्चन आते हैं इस पहले के अंदर साइक्लिक वेरिएशंस के अंदर, एक हॉक साइकिल और दूसरा कॉबवेब। अब कॉबवेब पढ़ाने लगा हूँ आपको, फिर हम ये पढ़ेंगे फार्मर्स इनकम पैराडॉक्स। ठीक है जी, अब हम कॉबवेब मॉडल पढ़ते हैं। कॉबवेब जी, तो कॉबवेब मॉडल। अच्छा, कॉबवेब मॉडल पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ जो मिस हो गई, वो ये कि ये जो हॉक साइकिल है, ये हॉक साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो हॉक साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था जी, ना स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, MORDECAI, मॉर्डेसी एजिकील। ये एक बंदा है, AZEKIEL। ये इसका ताल्लुक जो है वो यूएसए से, यूएसए। और एक बंदा और है, उस उसने भी इस चीज़ को देखा था, उसका नाम है ऑर्थर ऑर्थर हन्नान। इसका ताल्लुक जो है वो यूरोप से है। ये थ्योरी इन लोगों ने टेस्ट की हुई है, ठीक है ना जी। तो ये बंदे हैं जिनका जिक्र करना था, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाइए, अब ये चीज़ आपको हॉक साइकिल में समझ आ गई होगी कि डिसीजन टू प्रोड्यूस और डिलीवरी टू मार्केट सेम टाइम पे नहीं होती, सेम टाइम पे नहीं होती, does not occur in the in same time, सेम टाइम पे नहीं अकर होते। लेकिन अगर यही कोई और प्राइमरी गुड ना हो, कोई और हो, जैसे पेन है, तो वो फौरी तौर पर आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और मार्केट में भी लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कॉबवेब मॉडल पे आ जाते हैं। तो कॉबवेब मॉडल किसने दिया था? कॉबवेब मॉडल दिया था जी निकोलस कैल्डोर, ये बंदे का नाम। अच्छा, कॉबवेब किसे कहते हैं? कॉबवेब, कॉब कॉब भी सुना होगा आप लोगों ने, कॉब और ये वेब, है ना, ये असल में दो लफ्ज़ हैं, कॉब और वेब। कॉब कहते हैं स्पाइडर नहीं होता, मकड़ी, मकड़ी, मकड़ी को कहते हैं मकड़ी। और वेब कहते हैं जाले को, है ना, जाला। अब जाला क्या होता है? वो जो वो बनाती है मकड़ी, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ये कॉब ऐसे होती है जाला सा, दैट इज कॉब वेब। अब इसका कॉब वेब नाम इसलिए रखा है कि इसके जो ग्राफ बनते हैं ना वो मकड़ी के जाले की तरह बनते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको कॉब वेब कहते हैं, यानी इसकी शक्ल, इन इन डायग्राम्स की शक्ल कॉब वेब की तरह होती है, इसलिए इसको कॉब वेब मॉडल कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, कॉब वेब मॉडल के अंदर तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें।
पहली है कन्वर्जेंट केस। दूसरा है डाइवर्जेंट केस। और तीसरा है यूनिफॉर्म केस। ये 3 केस इसमें पढ़ने हैं, या समझ लीजिए कि 3 डायग्राम पढ़ने हैं हम लोग। जो कन्वर्जेंट केस है उसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो लेस देन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। ठीक है जी। और जो डाइवर्जेंट केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ज़्यादा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। ठीक है जी, ये दूसरा केस है। और जो तीसरा केस है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बराबर। ये समझ आ रही बात? अच्छा, इसी तरीके से जो कन्वर्जेंट केस है उसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और जो डाइवर्जेंट केस है उसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव ऑसिलेशंस। ठीक है, ऑसिलेशंस। और जो यूनिफॉर्म केस हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन डैम्प्ड। ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस कहते हैं अप्स एंड डाउन्स। ऑसिलेशंस किसे कहते हैं? अप्स एंड डाउन्स, यानी ऊपर नीचे की जो तब्दीलियां होती हैं उन्हें हम ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है जी, तो ये क्लियर होगी सारी बातें। अच्छा, तो ये तीन तीन केसेस आ गए हमारे पास। एक आपके सामने कन्वर्जेंट केस है, और दूसरा क्या है, डाइवर्जेंट केस है, और तीसरा जो है वो यूनिफॉर्म केस। ठीक है जी, ये 3 केसेस हैं हमारे पास। अच्छा, अब इसमें कन्वर्जेंट केस का मतलब क्या है? कन्वर्जेंट केस का मतलब ये है कि जहाँ से जहाँ से आप हटें फिर दोबारा उसी जगह पे आ जाएं। जहाँ से हटेंगे वहीं दोबारा वापस आ जाएंगे। कैसे भला? फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ खड़े हैं इस जगह पे, और आप यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन फिर आप दोबारा यहीं पे आ जाते हैं, तो ये कन्वर्जेंट, यानी ए से आप बी पर गए लेकिन फिर बी से ए पर आ गए। ये कन्वर्जेंट केस। कन्वर्ज किया यानी जिस जगह से हटे थे दोबारा उसी जगह पे आ गए। ठीक है। डाइवर्जेंट केस जो है, यानी ये दूसरे वाला डाइवर्ज करना, वो ये होता है कि जब आप एक जगह से हटते हैं फिर वापस नहीं आते। ठीक है। जैसे इसको मैं ना एक और तरीके से समझा देता हूँ आपको। देखें, ये फर्ज करें ये बॉल पड़ी हुई है यहाँ, बॉल, और बॉल
अगर मूव करेगी या तो इधर करेगी या फिर इधर करेगी। ये क्या है, ये क्या वापस आएगी उसी जगह पे, इस जगह पे, इस ए जगह पे दोबारा आएगी? नहीं। तो ये क्या है, डाइवर्जेंट। ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये है, बॉल यहाँ पड़ी हुई है इस जगह पे, ए पॉइंट, और बॉल अगर यहाँ चली जाती है फिर दोबारा वापस आएगी, यानी यहाँ चली जाए फिर भी यहाँ आएगी, यहाँ चली जाए तो फिर भी वापस उसी जगह पे आएगी। ये क्या है कि यहाँ से हट गई, बी पर गया लेकिन फिर वापस ए पे आ गया, सी पर गई फिर ए पे आ गई। तो ये क्या है, दोबारा अपनी उसी असल पोजीशन पे आ गई। इसको कन्वर्जेंट कहते हैं, कन्वर्जेंट केस कहते हैं। समझ आ गई बात? इधर देखें, या ये बी की तरफ जाएगी तो फिर वापस उस जगह पे नहीं आएगी, सी पे जाएगी तो वापस नहीं आएगी। ये कन्वर्जेंट केस और ये डाइवर्जेंट केस। अगर दोबारा वापस उसी जगह पे आ जाए तो उसको स्टेबल भी कहते हैं, स्टेबल, स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं उसको। और अगर दोबारा इक्विलिब्रियम ये है, फॉर एग्जांपल पहले ए है और फिर अगर बी पे आए तो दोबारा ए पर नहीं जा सकता, या सी पर आए तो दोबारा ए पे नहीं जा सकता, तो इसको हम अनस्टेबल कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी एक और नाम भी आपको बता दी, डाइवर्जेंट केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जो कन्वर्जेंट केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो आपको दी, ठीक है जी, आपको समझाने के लिए। तो क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसमें ज़रा देखें तो इसके अंदर लफ्ज़ यूज़ हो रहा है डाइवर्जेंट के अंदर, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जैसे धमाका होता है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप खड़े हैं तो धमाका होता है, तो धमाका ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। एक्सप्लोसिव होता है यानी ये हर तरफ फैलता है, ऐसे हर तरफ फैलता है, इसे कहते हैं एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव होता है कि अपने मेन पॉइंट से आप मूव करके दूर चले जाते हैं, एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, ये क्या है, एक्सप्लोसिव है, जैसे धमाका होता है तो आप अपने इनिशियल पॉइंट से दूर चले जाते हैं, तो एक्सप्लोसिव इसे कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसको हम अब ज़रा थोड़ा पढ़ लेंगे तो मज़ीद समझ आएगी कि क्या है। अभी सिर्फ मैंने कुछ नाम समझाने की कोशिश किया आपको। तो ये 3 केसेस इसमें पढ़ने हैं। इसमें जो फर्स्ट केस है वो है कन्वर्जेंट केस, कन्वर्जेंट केस। और मैंने भी बताया कि कन्वर्जेंट केस में सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो लेस देन है डिमांड से। और आप जानते हैं कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन होगी डिमांड से, तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई जो है, सप्लाई कर्व जो है वो क्या होगा, स्टीपर होगा। और डिमांड कर्व क्या होगा, डिमांड कर्व क्या होगा, फ्लैटर होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी डिमांड की ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रख के फिर अब इसको बनाना है। तो इस ग्राफ को हम अब बनाते हैं। फर्स्ट केस, ये प्राइस, ये क्यू। अच्छा जी, अब हमें अगर अगर हमें कन्वर्जेंट केस बनाना है तो हमें सप्लाई कर्व को स्टीपर बनाना पड़ेगा। तो सप्लाई कर्व स्टीपर आप लोगों को आती है, ये सप्लाई कर्व क्या है, स्टीपर है। और ये डिमांड कर्व, ठीक है जी, फ्लैटर। ये आप ऐसे बनाएंगे तो ठीक होगा, वरना गलत हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ, इस जगह पे, ठीक है ना जी। इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ है, इस जगह पे।
और इस पॉइंट को आप इक्विलिब्रियम कहेंगे। ये अब मुझे शो करने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी, नीचे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो शो करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता है। ठीक है जी। अब इनिशियली हम शुरू करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्राइस जो है वो P1 है इनिशियली, और इस P1 पे आप ज़रा नोटिस करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो है वो डिमांड और सप्लाई जो है वो बराबर नहीं है। तो सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं है तो क्या होता है, एट P1 एट P1 QS इज़ ग्रेटर देन QD। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिसइक्विलिब्रियम, यानी इनिशियली डिसइक्विलिब्रियम है P1 के ऊपर। और जब ये P1 कीमत पे सप्लाई ज़्यादा है तो QS यहाँ पे क्या है, QS इज़ Q1। ठीक है ना जी। वो कैसे, वो ऐसे कि आप यहाँ से ये चेक करें तो ये इसको Q1 कह देते हैं, यानी सप्लाई इस जगह पे कितनी है, वो है Q1। तो सेलर्स ये समझते हैं कि कीमत ज़्यादा है तो वो प्लान क्या करते हैं, वो सप्लाई ज़्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइस जो है वो कम हो जाती है। बट प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और प्राइस कम होकर क्या हो जाती है, प्राइस कम होकर P2 हो जाती है। तो यहाँ पर आप चेक करें, इस जगह पर प्राइस क्या हो गई, P2, ये प्राइस P2 होगी। और ये बात समझ आ गई आपको, यानी प्लान तो ये किया कि ज़्यादा कीमत है और ज़्यादा कीमत पर उन्होंने सप्लाई ज़्यादा दी, सप्लाई ज़्यादा कितनी दी, यानी Q1 दी। लेकिन सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, कीमत गिर गई, क्योंकि जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है, एक्सेस सप्लाई होती है, तो कीमत गिर जाती है। और वो कीमत गिर कर P1 से क्या हो गई, P2 क्यों हुई, ड्यू टू एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई मींस कि यहाँ पर QS जो है वो QD से ज़्यादा है, किस पर, P1 पर, एट P1। और ऑटोमेटिकली सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा होने की वजह से कीमत गिर गई। और कीमत गिर के कहाँ पे आ गई, कीमत गिर के P2 पर आ गई, ये आपके सामने। अच्छा, इस P2 प्राइस पर सेलर कितनी सप्लाई करने का प्लान करता है, वो इसके सप्लाई कर्व से पता चलेगा। ये आपके सामने कि इस P2 पर हम जो सप्लाई देंगे वो फिर इतनी देंगे। ये आपके सामने, इसको हम क्या कह देते हैं, Q2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि एट P2 सेलर जो है, सेलर प्लान्स टू सप्लाई कितनी, सेलर्स प्लान्स टू सप्लाई Q2। ठीक है ना जी। ये इस कीमत पे आप चेक करें, इस कीमत पे सेलर का सप्लाई कर्व पे जाकर देखें तो ये पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट, ये आपके सामने ये वाला पॉइंट। ठीक है ना। तो इस पर वो Q2 सप्लाई देने को तैयार है। लेकिन इस कीमत पर अगर हम डिमांड चेक करें, इस कीमत पे डिमांड चेक करें तो ये है, ये आपके सामने डिमांड कर्व पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है ना। तो डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि डिमांड जो है वो ज़्यादा है। बट ड्यू टू एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड यानी इस P2 पर
इस P2 पर आपके सामने है कि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, ये आपके सामने, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये चेक करें, ये वाला हिस्सा, ये मैंने जिसको हाईलाइट किया, ये डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है। जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो क्या होगा, डिमांड जब भी सप्लाई से ज़्यादा होती है तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा, डिमांड ज़्यादा होने से कीमत बढ़ जाएगी और कीमत बढ़कर कहाँ चली जाएगी, P3 पर चली जाएगी। ठीक है ना जी। तो ये हम चेक करते हैं कि कीमत कहाँ पे आ गई, इस जगह, ये इस जगह पे आ गई, यानी ये यहाँ से हम चले और यहाँ आए, यहाँ से हम चले तो ये यहाँ तक पहुँच गए, इस जगह। ये कीमत क्या है, ये कीमत P3, और इस कीमत पर ज़रा सप्लाई चेक करें तो ये है। तो ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ रहा है कि आप इस पॉइंट से हटे थे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये वाला, तो आप दोबारा मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से इस पॉइंट पर आए ई, तो आप दोबारा इस पॉइंट की तरफ क्या हो रहा है, ये ऐसे आके कन्वर्ज कर रहे हैं। तो ये कन्वर्जेंट केस है, यानी इससे हटे हैं आप तो दोबारा उसी पर वापस आ गए हैं, दैट इज़ कन्वर्जेंट केस। और इसका इस ग्राफ की शक्ल की वजह से इसको कॉबवेब कहा जाता है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं, ये देखें आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, ये आपके सामने, ये मैं ज़रा थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ कि आप ये देखें आपके सामने, आप यहाँ से इतना पहले डिफरेंस था, ये यहाँ पे आपके सामने इस कीमत है, डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, जिसके नतीजे में प्राइस गिरेगी, और प्राइस गिरी, प्राइस गिर के कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई आपके सामने। ठीक है, ये आपके सामने प्राइस गिरी, और इस कीमत पर क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, क्योंकि सप्लाई डी है और डिमांड सी है। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो कीमत बढ़ेगी, तो ये आपके सामने कीमत बढ़ के यहाँ पे आ गई, और जब इस कीमत पे पहुँचे, यानी ये कौन सी कीमत है, ये है P3, तो फिर यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है तो कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। तो आप ज़रा ये पाथ चेक करें जो मैंने हाईलाइट किया येलो से, तो आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये एक्चुअली किधर जा रहा है, ये आपके इक्विलिब्रियम की तरफ ही दोबारा लेके आ रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। तो कन्वर्जेंट जो केस होता है उसमें आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो आप यहाँ पर हैं, तो आप ये इसके गिर्द घूमते 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 दोबारा इधर पहुँच जाते हैं। ये कन्वर्जेंट केस, कि इससे दूर है और फिर दोबारा इसके करीब आते जा रहे हैं, ये देखें ये वापस आ गया इसके, ये कन्वर्जेंट केस। डाइवर्जेंट केस में क्या होगा, डाइवर्जेंट केस में अगर आप इस पॉइंट पर, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो आप इससे हटते हैं तो आप इससे दूर ही हटते चले जाते हैं, ये डाइवर्जेंट केस होता है कि आप वापस इसके पास आने के, इस पॉइंट पर वापस आप ये यहाँ पे हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो आप इससे देखें दूर ही हटते जा रहे हैं, जब आप इक्विलिब्रियम से दूर हटते चले जाएंगे तो वो डाइवर्ज कर रहे होंगे आप, और जब आप इक्विलिब्रियम से अगर दूर हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आते चले जाएंगे तो ये कन्वर्ज करेंगे, ये कन्वर्जेंट होगा, और ये क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अच्छा, अब ये फर्स्ट केस मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये बनेगा उसी वक्त जब आप सप्लाई कर्व क्या बनाएंगे, सप्लाई कर्व को स्टीपर बनाएंगे और डिमांड कर्व को क्या बनाएंगे, फ्लैटर, यानी ये आपके सामने कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपको। अच्छा, अब सेकंड केस की तरफ आते हैं। सेकंड केस क्या है,
सेकंड केस है जनाब, सेकंड केस है डाइवर्जेंट केस। नंबर 2, डाइवर्जेंट केस। डाइवर्जेंट केस, डाइवर्जेंट केस में क्या होगा? डाइवर्जेंट केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगी वो ग्रेटर देन होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। ठीक है ना जी। इसका मतलब ये है कि इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, तो सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? सप्लाई कर्व फ्लैटर बनेगा। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? डिमांड कर्व आपको स्टीपर बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। ये डाइवर्जेंट केस है और मैंने आपको बताया था इसको हम एक्सक्लूसिव केस भी कहते हैं। और ये भी ज़हन में रहे कि ये वाला जो केस है ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इंटायरली थ्योरेटिकल केस है। दिस इज थ्योरेटिकल केस। ये थ्योरेटिकल थ्योरी में है, प्रैक्टिकली ये नज़र नहीं आता। अब इसमें आपको बनाना है इसका ग्राफ। ठीक है जी। ये Q है और ये क्या है? ये P है। अब हमें सप्लाई कर्व को फ्लैटर बनाना है। सप्लाई कर्व फ्लैटर बनाया, उधर देखें, उधर सप्लाई कर्व स्टीपर था, है ना, ये स्टीपर है। ठीक है। और यहाँ सप्लाई कर्व फ्लैट, और यहाँ पर जो डिमांड कर्व आपने बनाना है वो आपने कैसा बनाना है? वो स्टीपर बनाना। तो डिमांड कर्व स्टीपर बना दिया। ठीक है जी। ये डिमांड कर्व है, सॉरी। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे ये डिमांड कर्व बन गया आपके सामने। ये बेसिक इक्विलिब्रियम है इस जगह पे, ये इक्विलिब्रियम है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो केस है, ये वाला, इसमें ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना जी। ये वाला, दिस इज इक्विलिब्रियम, दिस वन, और इसको ग्रीन कर लेते हैं, दिस वन, ये इक्विलिब्रियम ग्रीन जो है। ठीक है ना जी। तो आप इक्विलिब्रियम की तरफ कन्वर्ज कर गए थे। अब ये देखें इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अब फिर दोबारा से करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इस कीमत पे ये उसी तरीके से P1 कीमत पे ये आपके सामने, ये आपके सामने, तो आपको नज़र आ रहा है कि अब फिर वही मसला है कि सप्लाई ज़्यादा है ए से बी के दरमियान, डिमांड कम। तो क्या होगा नतीजा? जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है, यानी एट P1, एट P1 एट P1 सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं, सिंपली जब भी सप्लाई ज़्यादा होगी तो कीमत कम हो जाएगी। तो कीमत कम करें, समझ रहे हैं? ये आपके सामने क्या होगी? कीमत कम होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से मूव करके यहाँ पे आए और यहाँ से मूव करके आप यहाँ पे चले गए, इस जगह। इस कीमत पे आपके सामने
इस कीमत पे ये देखें, ये कोई कीमत है P2, इस कीमत पे नज़र आ रहा है आपको कि C और D पॉइंट, ये C और ये क्या है D पॉइंट, अच्छा तो यहाँ पर भी आपको एक नज़र आ रहा है कि एट P2 है ना, एट P2 क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो कीमत कहाँ पे जाएगी, ऊपर, तो कीमत जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, देख रहे हैं। और ये देखें ये जाके डिमांड कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे जाके। तो आपके सामने है कि आप इस पॉइंट से इक्विलिब्रियम की तरफ जाने के बजाय आप उससे दूरी हटते चले जा रहे हैं, जिस तरह बम नहीं फटता उस तरीके से एक्सप्लोसिव है ये, यानी उससे दूर हटते जा रहे हैं। बम के असरात बड़े दूर तक जाते हैं, यहाँ अगर फटा है तो ये जाके इतने हिस्से को अफेक्ट कर देगा, ठीक है ना जी। तो ये आपके सामने है कि आप इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करने के बजाय इक्विलिब्रियम से दूर हटते चले जा रहे हैं। ये आपके सामने पाथ ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना जी, ये पाथ है, ये आपको समझाने के लिए हाईलाइट किया है, और ये पाथ है आपके सामने, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि आप दूर हटते चले जा रहे हैं, और फिर इसके बाद ये इसी तरीके से ये चलता रहेगा, इसी तरीके से, ठीक है ना जी। ये एरोज आपको इसलिए दिखाएं कि ये दूर हटते चल रहे हैं, दिस इज एक्सप्लोसिव। और ये कभी भी यहाँ पे ये डिसइक्विलिब्रियम ख़त्म नहीं होता, लेकिन कन्वर्जेंट केस में आप कन्वर्ज कर जाते हैं और इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं आप, तो यहाँ डिसइक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाता है। लेकिन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट केस में डिसइक्विलिब्रियम ख़त्म नहीं होता, बल्कि डिसइक्विलिब्रियम बढ़ता चला जाता है। देखें, पहले पहले डिसइक्विलिब्रियम ए से बी के दरमियान था, ये आपके सामने ये, यानी फिर जो है वो इतना ज़्यादा हो गया ये, तो डिसइक्विलिब्रियम इस केस में ज़्यादा होते चले जाते हैं, यानी इसके अंदर जो सरप्लसेस और शॉर्टेजेस होते हैं ना, उनका साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है, यानी साइज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस एंड शॉर्टेजेस इंक्रीजेस, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये देखें यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा थी ना डिमांड से, तो ये सरप्लस था, और यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो ये शॉर्टेज देखें, तो पहले सरप्लस का साइज़ इतना है लेकिन शॉर्टेज उससे भी बड़ा है, तो साइज़ इनके अब ये अगर और बढ़ता जाएगा तो ये चेंज होते रहेंगे। अब इसके बाद अगर ये इसको एक्सटेंड कर लें सप्लाई कर्व को मज़ीद, तो ये देखें ये वाला जो है ना, ये इससे भी ज़्यादा बड़ा बड़ा आ जाएगा ये वाला, यानी सरप्लस उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, समझ गए ना। तो इसके अंदर जो है कभी भी वो नहीं होता, यानी डिसइक्विलिब्रियम कभी भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन कन्वर्जेंट केस के अंदर सरप्लस और शॉर्टेजेस का साइज कम होता चला जाता है। इन कन्वर्जेंट केस साइज ऑफ सरप्लस एंड शॉर्टेज डिक्रीजेस, ठीक है ना जी। ये देखें आपके सामने, ये येलो से पता चल जाएगा कि पहले ये आपके सामने इतना है, इतना है ना, सॉरी, ये देखें ये इतना है, ये क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, सरप्लस इतना है, फिर ये शॉर्टेज देखें इतना है,
समझ रहे हैं, फिर देखें तो इतना रह गया, तो ये कम होता चला जाता है। ठीक हो गया जी, ये दो केसेस हो गए। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो है तीसरा केस, थर्ड केस है यूनिफॉर्म केस। ये दो हम कर चुके हैं। अच्छा, ये जो तीसरा केस है इसका डायग्राम आपकी किताब में नहीं बना हुआ, लेकिन मैं आपको बना देता हूँ। ठीक है, ये वैसे उसने लिखा हुआ है लेकिन उसका ग्राफ नहीं बनाया, मैं ग्राफ बना देता हूँ आप। थर्ड वन है जी, थर्ड वन क्या है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म केस। और यूनिफॉर्म केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, बराबर होती है। ठीक है, इनको नॉन डैम्प्ड ऑसिलेशंस भी कहते हैं। उसमें ये तरीका है, बड़ा ही आसान सा तरीका है। ये Q है, ये P है। इसका तरीका ये है कि आप एक यहाँ पे स्केयर बना लें पहले। बन गया, लेकिन ये पेपर में नहीं लिखना कि पहले स्केयर बनाया था, बनाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपने क्या करना है, सप्लाई कर्व बनाना है, और ये जनाब आपने डिमांड कर्व बनाना, ये आपके सामने। ठीक है, अब इसमें आप नोटिस करें कि फर्स्ट जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे है, ये इक्विलिब्रियम है। अब फर्ज करें कि ये कीमत है पहले, दिस इज द प्राइस। जैसे यहाँ पे आपने P1 कहा था, इसका ये फर्ज कर लें P1, और इस जगह पर आपके सामने अगेन वही मसला है कि सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी तो कीमत क्या करेगी, यानी इस कीमत पे ये आपके सामने A से B के दरमियान एट P1 सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से तो कीमत कम हो जाएगी, और कीमत कम होकर ये देखें ये कीमत कम हो रही है, क्योंकि वर्ट जो, और इसको वर्टिकली देखेंगे तो प्राइस होगा, तो ये सी पे आ गए, तो कीमत कम होके क्या हो गई, कीमत कम होके P2 हो गई, कीमत कम हुई और कीमत कम होके क्या हो गई, P2 हो गई आपके सामने। अब इस P2 पर चेक करें तो C और D के दरमियान आपको नज़र आएगा कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। डिमांड इतनी है C, और सप्लाई जो है P2 से D तक है, और सप्लाई डिमांड जो है वो P2 से C तक है, और सप्लाई P2 से D तक है। तो जब P2 पे आप आएंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से। जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की तो कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है ना जी, तो अब आपको नज़र आ गया होगा कि इसके अंदर यूनिफॉर्म ऑसिलेशंस हैं, और आप इधर ही घूमते रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए, ऐसे ही घूमते रहेंगे इसके लिए। ये आप हाईलाइटेड एरिया चेक करें तो ये यूनिफॉर्म केस। ठीक है जी, तो ये नॉन डैम्प्ड ऑसिलेशंस, तो एक जैसी आ रही हैं इसके अंदर तब्दीलियाँ, और आप इधर ही घूमते रहेंगे ऐसे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ऐसे ही घूमते रहेंगे। ये वाला ग्राफ तीसरा जो है आपकी बुक में नहीं बना हुआ, तो आप इसको बना लेना। ठीक है ना, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम है, तो या इन अदर वर्ड्स
दोनों की स्लोप एक जैसी, ठीक है ना जी। तो इधर लफ्ज यूज होगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। बुक पढ़ोगे ना, उसमें ग्रेडियंट का लफ्ज यूज होगा, ठीक है। चलें जी, ये एक ख़त्म हो गया। क्या भला, क्या ख़त्म हो गया, ये हमने ये वाला पढ़ लिया। क्या भला, हॉग, पहले हॉग साइकिल पढ़ा, फिर हमने कॉपवेब मॉडल पढ़ा। तो दो चीज़ें पढ़ ली, ये दोनों हो गई हमारी। मतलब हॉग साइकिल भी हो गया और कॉपवेब मॉडल भी हो गया। और इन दोनों का ताल्लुक किस चीज़ से था? इन दोनों का ताल्लुक साइक्लिक वेरिएशन से था। तो इसमें देखा आपने ऑसिलेशंस आ रही थी। ऑसिलेशंस मींस वेरिएशंस। ऑसिलेशन मींस वेरिएशंस, तब्दीलियाँ, अप्स एंड डाउन्स। अब हमने एक्चुअली, मैंने बताया था कि टू एस्पेक्ट हैं प्राइमरी मार्केट के, एक साइक्लिकल और उसमें दो चीज़ें आती हैं, हॉग साइकिल और कॉबवेब। दूसरी चीज़ है अब फार्मर्स इनकम पैराडॉक्स। ये अब हम शुरू करते हैं, फार्मर इनकम पैराडॉक्स। दूसरी चीज़, फार्मर फार्मर फार्मर्स इनकम पैराडॉक्स। इसको फार्मर इनकम पैराडॉक्स भी कहते हैं, या इसको कहते हैं वेदर एंड एग्रीकल्चर आउटपुट। ये एक ही सवाल है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो है चीज़ वो ये पैराडॉक्स किसे कहते हैं? पैराडॉक्स, पैराडॉक्स कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थ्योरी एंड एविडेंस। तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन थ्योरी एंड एविडेंस, जब थ्योरी और एविडेंस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो ऐसी सिचुएशन को पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब कि थ्योरी कुछ कह रही हो और प्रैक्टिकली आपको कुछ नज़र आ रहा हो। थ्योरी मींस लॉ, लॉ कुछ कह रहा हो। एविडेंस मींस प्रैक्टिकली कुछ और हो। यानी आम दुनिया में देखें तो कुछ और चीज़ नज़र आए, लेकिन थ्योरी में पढ़ें तो कुछ और नज़र आए। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मींस कॉन्ट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन बिटवीन थ्योरी एंड एविडेंस। एविडेंस कुछ और हो लेकिन लॉ की बात कुछ और हो, तो दोनों में मिस मैच हो जाए, थ्योरी में और कॉन्फ्लिक्ट। ये चीज़ आप लोगों ने एक्सेप्शंस में पढ़ी थी। एक्सेप्शंस असल में कॉन्फ्लिक्ट, एक्सेप्शंस असल में पैराडॉक्स को शो कर रहे होते हैं, ठीक है ना जी। एक्सेप्शनल जो केसेस होते हैं ना, वो पैराडॉक्सल केसेस होते हैं, उनको पैराडॉक्स भी कहते हैं। एक्सेप्शंस जहाँ पर लॉ फेल हो जाता है, लॉ कुछ होता है, प्रैक्टिस में कुछ और होती है बात, तो वो पैराडॉक्स होता है, ठीक है। एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस, एक ही बात, ठीक है जी। तो ये अब पढ़ते हैं। इस सवाल में हमने देखना है कि इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट ऑफ वेदर ऑन
फार्मर्स इनकम, वेदर का, यानी हम ये कहते हैं कि फार्मर्स फार्मर्स इनकम इज अ फंक्शन ऑफ वेदर, यानी हाउ वेदर अफेक्ट्स द फार्मर्स इनकम, वेदर का फार्मर्स इनकम पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब आपको तो ये नज़र आएगा कि वेदर अच्छा होगा, बारिशें होंगी, टाइम पर होंगी, जिस तरह का मौसम चाहता है किसान वैसा ही रहेगा, तो किसान की इनकम, किसान की आउटपुट बढ़ जाएगी और उसकी इनकम बढ़ जाएगी, ये आपको लगता है ना, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगी। ये मतलब आपको लगता है ना, कि यानी वेदर अगर जिस तरह का वेदर चाहता है वो उसी तरह का ही वेदर है, क्लाइमेट है ना, वेदर या क्लाइमेट एक ही बात है, वेदर या क्लाइमेट। तो जिस तरह का वो मौसम चाहता है वैसे ही है, यानी फेवरेबल वेदर, जिस जिस फेवरेबल वेदर फेवरेबल वेदर होगा तो आउटपुट ज़्यादा होगी, आउटपुट किसानों की ज़्यादा होगी, एग्रीकल्चर आउटपुट ज़्यादा होगी, तो उन इनकम भी ज़्यादा होगी, ये आपको लगता है, ये आपको लगता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है, ये मतलब थ्योरी है, ये थ्योरी है, लेकिन एविडेंस क्या है, एविडेंस ये है कि फेवरेबल वेदर है, फेवरेबल वेदर होने से एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो बढ़ी, आउटपुट के बढ़ने से, आउटपुट जब बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी ना मार्केट में, उसकी सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई के बढ़ने से कीमतें गिर जाएंगी, और जब कीमतें गिरेंगी तो किसानों की इनकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि किसानों ने टमाटर उगाए या गंदम उगाई या चावल उगाए और बड़े ज़्यादा किसानों की आउटपुट हुई, तो उनकी इनकम बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। ये देखें, इसका मतलब ये है कि फेवरेबल वेदर का इफेक्ट किसानों की इनकम पे, आपको लगता था कि फेवरेबल होगा जैसा किसान चाहता है तो उसकी इनकम बढ़ेगी ना, लेकिन एक्चुअली इनकम बढ़ने के बजाय इनकम कम हो जाती है। तो ये देखें, थ्योरी और एविडेंस में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए इसको हम कहते हैं फार्मर्स इनकम पैराडॉक्स। समझ आ गई बात आपको, ये समझ आई बात आपको, ये है कहानी। अब इस पे हम देखते हैं नंबर 1 कि अगर फॉर एग्जांपल बैड वेदर है, बैड वेदर है, तो बैड जब वेदर होगा तो हार्वेस्ट क्या होगी, पुअर होगी, यानी कम काश्त करेगा वो। तो लेकिन अगर गुड वेदर होगा जैसा वो चाहता है, गुड वेदर होगा तो क्या होगा है, तो वो गुड हार्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। जब बैड वेदर होगा और पुअर हार्वेस्ट होगी तो उसकी, इसका मतलब ये है कि आउटपुट क्या हो जाएगी, कम, आउटपुट जब कम होगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम,
जब सप्लाई कम होगी तो कीमतें ज़्यादा, जब कीमतें ज़्यादा मिलेंगी तो किसानों की आमदनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे? इसका मतलब ये हुआ कि बैड वेदर किसानों के लिए ज़्यादा बेहतर है। ये बिल्कुल अजीब सी बात है कि बैड वेदर जो है वो किसानों के लिए क्या है, बेहतर है। ये आपके सामने बैड वेदर, क्योंकि बैड वेदर के नतीजे में इनकम ज़्यादा है। लेकिन अगर गुड वेदर है तो गुड वेदर में क्या होगा, गुड वेदर है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आउटपुट ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। सप्लाई ज़्यादा होने से कीमतें कम हो जाएंगी, और कीमतें इंसान अपना किसान की क्या है, वो इनकम है। जितनी कीमत मिलेगी वो किसान की इनकम बनेगी ना, तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब ये है कि गुड वेदर जो है वो किसानों की आमदनी में कमी ले आता है। गुड वेदर के नतीजे में इनकम में कमी आएगी, और बैड वेदर के नतीजे में इनकम में इजाफा होगा। हालांकि आप जो सोच रहे थे वो उलट था। ये है जी स्टोरी, देख लें समझ आ गई या नहीं आई। तो बैड वेदर से इनकम में इजाफा होगा किसानों की, और गुड वेदर से उनकी इनकम में कमी आ जाएगी। इस चीज़ को आप ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप पहला जो बनाएं, ये पता नहीं इसको क्या हो जाता है। अच्छा, इसमें पहला हम बनाते हैं, वो बना लेते हैं पुअर हार्वेस्ट। इट्स नॉट वर्किंग। पुअर पुअर, ये सारा नहीं सही लिखा जा रहा। जस्ट अ मिनट। एक सेकंड जी, होल्ड करें, ये वर्क नहीं कर रहा। अच्छा चलें, पुअर हार्वेस्ट पहले शो करते हैं। पुअर हार्वेस्ट। अच्छा, इसमें ये चीज़ नोटिस करनी है आपने, एक चीज़ का केयर करनी है आपने, कि आपने इसके अंदर सप्लाई कर्व भी लेस इलास्टिक बनाने हैं और डिमांड कर्व भी लेस इलास्टिक बनाने हैं, बस ये केयर करनी है। ठीक है, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, और यहाँ पे पुअर हार्वेस्ट शो करना है हमें। तो पुअर हार्वेस्ट शो करने के लिए क्या करेंगे, ये एक दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे नंबर 1 क्या है, पुअर हार्वेस्ट।
अच्छा, पुअर हार्वेस्ट शो करते हैं इसके अंदर। मैंने एक चीज़ कही है कि इसमें आपने लेस इलास्टिक डिमांड कर्व बनाने हैं और लेस इलास्टिक ही सप्लाई कर्व बनाने हैं। ये मैंने आपको शुरू में भी बताई थी बात। तो ये लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व और ये लेस इलास्टिक की डिमांड कर्व। अब क्या होता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, ये प्राइस आ जाती है आपके पास और इसको पी नॉट कह लीजिए और इसको क्यू नॉट कह लीजिए। यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ, इसको ए पॉइंट कह लीजिए। अब पुअर हार्वेस्ट होगी तो सप्लाई कर्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। सप्लाई को कम कर दीजिए, तो ये S1 S1, तो ये सप्लाई कम हुई। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगी, P1 पे चली जाएगी, यानी कीमत बढ़ जाएगी। यही बात हमने यहाँ पे शो की थी कि जब भी पुअर हार्वेस्ट होगा सप्लाई कम हो जाएगी और कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और यहाँ पर भी आप देखें कि सप्लाई के कम होने से क्या फ़र्क पड़ा है, सप्लाई के कम होने से क्वांटिटी भी कम हो गई है और कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है जी, ये पुअर हार्वेस्ट का डायग्राम है। दूसरा जो है वो आपने बनाना है गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट मीन्स गुड वेदर। हार्वेस्ट का मतलब होता है काश्त, यानी अच्छी काश्त हुई है। पुअर वेदर, ठीक है ना जी। अच्छा, इधर भी अब आपने लेस इलास्टिक डिमांड कर्व और लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व बनाना है, क्योंकि जो प्राइमरी गुड्स होती हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है सप्लाई की भी और डिमांड की, दोनों ही लेस इलास्टिक होती हैं। तो इसी तरीके से ये लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व और ये लेस इलास्टिक ही डिमांड कर्व बनाया। यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ, इसको आपने पी नॉट का नाम दे दिया, ये ए पॉइंट है, ये क्यू नॉट का नाम दिया। आप गुड हार्वेस्ट होगा तो सप्लाई बढ़ेगी या कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है कि सप्लाई बढ़ेगी। तो सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करें, S1 S1। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इस जगह पे, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट। लेकिन इसका नतीजा देख लें क्या हुआ है, सप्लाई के बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ा कि कीमत जो है वो कम हो गई है और वो पी नॉट से P1 पे आ गई। तो यही हमने कहा था कि जब गुड हार्वेस्ट होता है तो कीमतें नीचे आ जाती हैं। ये देखिए, गुड हार्वेस्ट होगा तो सप्लाई बढ़ेगी और कीमत नीचे आ जाएगी। और ये देखें, सप्लाई बढ़ी है और कीमत जो है वो नीचे आ गई। ठीक है जी। आपकी किताब के अंदर ना ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला पुअर हार्वेस्ट वाला, ये गलत बना हुआ है। उसमें सप्लाई का उसने स्टीपर नहीं बनाया या लेस इलास्टिक नहीं बनाए। तो लेकिन जो नीचे वाला है यानी गुड हार्वेस्ट का डायग्राम ठीक बना हुआ है। तो ये आपने सही कर लेना है, इसको मैं आपको शो भी कर देता हूँ ग्राफ के अंदर। हम्म, ये देखें, ये मैंने आज आपको पढ़ाया है, हॉग साइकिल समझाया, ये आपके सामने हॉग साइकिल है। ठीक है ना जी, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को कॉबवेब मॉडल पढ़ाया। ये जो है केस, ये आपके सामने फर्स्ट केस जो है ये कन्वर्जेंट केस है ना, ये कन्वर्जेंट केस है। ठीक है ना जी। तो ये
कन्वर्जेंट केस ये पहले पढ़ा दिया, उसके बाद ये फिर डाइवर्जेंट केस है ये वाला, ठीक है ना जी। और उसके बाद इसमें उसने तीसरा केस नहीं बनाया, वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद वेदर का आउटपुट पे इफेक्ट है। तो ये वाला ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है ये गलत, क्या गलती है कि इसके अंदर जो सप्लाई कर्व है वो गलत बने हुए हैं। तो सप्लाई कर्व कैसे बनने चाहिए थे, ऐसे ऐसे बनना चाहिए, ये दोनों सप्लाई कर्व ऐसे आने चाहिए थे, ठीक है ना जी। तो इसमें आपने ये ठीक करने हैं कि ये सही बनाया हुआ, नीचे वाला तकरीबन ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इसको स्टीपर बनाना है, ऐसे सप्लाई कर्व थोड़े से सही बनाने वाले हैं, बाकी ठीक है। ये मैंने बना दी हैं, आप उसको सही कर लेना। ये पुअर हार्वेस्ट का है और ये जो है ये गुड हार्वेस्ट का है, ठीक है जी। यहाँ तक टॉपिक समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसको आप, लेकिन आपने इस पूरे उसके अंदर लेस इलास्टिक ही आपने सप्लाई कर्व लिखना है और लेस इलास्टिक ही डिमांड कर्व रखना है, ठीक है ना। दोनों लेस इलास्टिक रखने हैं आपने, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह कल हम ये दूसरा 2.2 पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इंडस्ट्री रिस्पॉन्स टू बफर स्टॉक, और फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़। तो बस ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलें जी, ये हो गई स्टोरी। अब आपकी अब आपकी क्वेश्चन आंसर ज़रा देख लेते हैं, ये क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। क्वेश्चन आंसर ये हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फिर है जी सर स्क्रीन, सर स्क्रीन क्या होता है। उसके बाद नहीं आ रही, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, शो नहीं हो रही, शो नहीं हो रही, ओहो। उसके बाद नहीं आ रही, शेयर शेयर नहीं हो रही, शेयर नहीं हो रही। हाँ जी, जहाँ जेब का सवाल है, सर एक्सप्लोसिव को डाइवर्जेंट केस कहते हैं, तो एक्सप्लोसिव केस में अपनी पोजीशन से कोई चीज़ हट जाती है, जी हट जाती है, बिल्कुल हट जाती है। अच्छा जी सर, थोड़ा वाज़े लिखें, समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी सर जी, नोट्स गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया करें और हमें वहाँ ऐड करें। भाई नोट्स और नहीं है कोई, जो थे मैंने दे दिए, अब यही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा कोई नोट्स नहीं है। ठीक हो गया जी, चलें जी, कोई सवाल आपने किए ही नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, कल बात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।